वेलकम बैक। हम बात करें आज के मैच के हवाले से। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलने जा रहा है और इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बनने जा रही है, क्या होनी चाहिए। तो इस हिस्से में, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में स्पिनर्स पर ही इंहिसार करना चाहिए या फिर फास्ट बॉलर भी ऐड करने चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोहम्मद नवाज की। नवाज के स्टैट्स हम देखते हैं कि 2025 में जब उन्होंने कम बैक किया है, एक लंबे अरसे से टीम से आउट थे, जब वापस आए हैं तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। बहुत सारी तनकीद हो रही थी उनकी। बैटिंग की बात करें तो 11 मैचेस में उनके 161 रन हैं, 17 की एवरेज है, लेकिन बॉलिंग स्पेशली हैरानकुन 11 मैचेस और 20 विकेटें उन्होंने ली हैं। एवरेज उनकी 10 की है, इकोनॉमी 6.47 की है। और जिस तरह से ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के अंदर मोहम्मद नवाज ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, उसके बाद उनके कोच कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज जैसा बॉलर इस वक्त दुनिया में शायद नहीं है। वो इस तरह के अल्फाज उनके बारे में बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद है और नवाज पर बहुत इंहिसार किया जा रहा है। वसी, जब हम ये बात करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप समझते हैं कि ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि स्पिनर्स को ही रखना चाहिए यहाँ पर, उनको तरजीह देनी चाहिए, या फास्ट बॉलर्स को भी? साथ में इसी में ये सवाल है कि मोहम्मद नवाज पर कमेंट करें कि नवाज वापस आए, तनकीद हुई, हमने खुद बात की कि यार ये कहाँ से आगे, कहीं पर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी मुतासिरकुन रही है। देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो मोहम्मद नवाज पर मैं कमेंट करूंगा कि उनकी यूटिलाइजेशन देखें। आपने जब उनको शुरू में, जब वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए, जब वो अंडर 19 के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आए, तो सरफराज अहमद ने उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। सही, ठीक है, वो डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते थे। पेशावर ज़ल्मी वाला वो प्ले ऑफ आपको याद होगा, जहाँ पे वो 6 रन भी उन्होंने बचा लिए थे। फिर उसके बाद जब बाबर आजम कप्तान बने, वो उन्हें मैच विनर तो कहते थे अपना, लेकिन उस तरह की यूटिलाइजेशन नहीं। कभी 2 ओवर, कभी 3 ओवर, मतलब मोर ऑफन देन नॉट वो अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते थे बाबर आजम की कप्तानी में। अब जब उन्होंने कम बैक किया है तो उन्होंने सलमान अली आगा ने उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो जब वो अच्छे से यूटिलाइज होते हैं, जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज भी जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ उन्हें एकदम लगा लिया गया, और वो 2 ओवरों में, ऐसा नहीं होता हर मैच में कि वो 5 आउट करेंगे या हैट्रिक लेंगे, लेकिन अगर आप उनकी वो एक मैच की परफॉर्मेंस निकाल भी दें तो 10 मैचों में 15 विकेटें बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने खुद को प्रूव किया है जब से वो वापस आए हैं। और दूसरी चीज़, जो दूसरा सवाल आपने किया, देखें क्लाइमेट चेंज थोड़ा हमारे स्पोर्ट्स को भी चेंज कर रही है। जब सितंबर में दुबई, यूएई में जब मैचेस होते थे तो आपको ड्यू का बहुत ज़्यादा वो दिखता था कि वो होता है, लेकिन जितने भी एशिया कप के या इवन जो शारजा में जो ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस भी हुए तो उसमें ड्यू इतना वो नहीं हुआ। यानी कि आप समझ रहे हैं कि वहाँ के पिचेस की टोन चेंज हो रही है। जो एक रिकॉर्ड चलता आ रहा था जी, पहले बैटिंग करें बाद में करें, टॉस बड़ा अहम होता था, वो अब सिनेरियो थोड़ा चेंज होता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और देखें कि आप ट्राई नेशन सीरीज देख लें, यूएई में कभी भी आप टॉस जीतते, पहले बैटिंग करते और आप मैच जीत जाते। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में सिर्फ पाकिस्तान फाइनल के अलावा जो पहले 6 मैच हुए, बैटिंग फर्स्ट टीम जीती, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो स्पिनर्स का था। और स्पिनर्स से भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, सब टीम्स के पास हैं। लेकिन जब बॉल गीला हो जाता है तो वो फिर आप स्पिनर्स को इतना वो नहीं कर सकते, उतना इफेक्टिव नहीं रहते वो। तो जब बॉल सूखा होता है, और ऑब्वियसली प्लेयर्स इस चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें वही टीम, उसी मोर और लेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन तो कम से कम वही रखना चाहिए जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में रखा। 3 स्पिनर्स के साथ जाने चाहिए। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह इन्होंने कहा, मैं सेकंड करूंगा इनकी बात को, कि जब ऊपर से एक आध विकेट वो ले देते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में जब आपके स्पिनर्स आके 3-4 ओवर्स में आपको 2-3 विकेटें ले देते हैं, तो 15वें ओवर तक दूसरी टीम 5 या 6 विकेटें के नुकसान पे अगर 90 भी हों तो वो 170-180 नहीं कर पाती। तो ये डिफरेंस हो जाता है तकरीबन 15-20 रन का इन दी एंड। नवीद, जब हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ओमान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, हारिस रऊफ आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं थे, हमारे फाइनल में नहीं थे, तो अब क्या आप समझते हैं कि हारिस रऊफ को वापस लाना चाहिए और एक किसी न किसी को स्किप करना चाहिए, या फिर प्लेइंग 11 ऐसी बनानी चाहिए कि स्पिनर्स पर ही ज़्यादा इंहिसार होना चाहिए? जी बिल्कुल लुकमान, मैं आपके इस सवाल में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएं कि जो आपने ट्राई सीरीज के फाइनल में बनाई थी। और मेरा ख्याल है अगर हम टॉप से बात कर लें तो सबज़्यादा फरहान के साथ साइम अयूब एज यूजुअल वैसे ही जाएंगे, फ़खर जमान उनके बाद आएंगे, फिर आपके पास आगा सलमान जैसे नंबर 4 के ऊपर आते हैं, वो उनकी जगह बनती है। हसन नवाज तो उनके बाद आते हैं। एक इशू है लेकिन आपके पास सोल्यूशन नहीं है उसमें, और वो इशू ये है कि आप मोहम्मद हारिस को एडजस्ट करते हैं नंबर 6 के ऊपर।
तो मोहम्मद हारिस क्योंकि फॉर्म में नहीं है, बहुत ज्यादा मैचेस मिले उन्हें, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, पता नहीं क्या जल्दी होती है उनको। उनकी जगह जिस तरह से वो खेल रहे होते हैं ऐसे तो लगता है यार शायद उन्हें टॉप ऑर्डर पे भेज देना चाहिए, लेकिन वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आधे से ज्यादा टीम तो आपने टॉप ऑर्डर की बनाई हुई है। हमें हसन नवाज भी टॉप ऑर्डर दिखते हैं, मोहम्मद हारिस भी टॉप ऑर्डर है, साइम अयूब भी है, सबजादा फरहान है, फखर जमान है, सारी तो टॉप ऑर्डर खेलते हैं हमारे लड़के। तो जो हारिस का नंबर है वो अपनी जगह पे, बट हारिस से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन आप उसे आप तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास कोई है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप सब ज्यादा फरहान के साथ इतने बड़े मैचेस के लिए, इतने बड़े इवेंट के लिए नहीं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकेंगे। मेरा ख्याल है कि हारिस तो अपनी जगह पे खैर एनीवेज रुक जाएंगे। मोहम्मद नवाज उनके बाद, और फिर फहीम अशरफ। नवाज और फहीम अशरफ, जिस तरह आप नवाज की बात कर रहे थे, जिस तरह से वो उनकी परफॉर्मेंस हालिया रही है वो कमाल की है। आप बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि मोहम्मद नवाज ने जब उन्हें टीम से हटाया गया था तो उन्होंने डोमेस्टिक खत्म नहीं की थी, लाइक वो अपने क्लब में वो खेलते रहे, वो प्रैक्टिस में रहे, वो हमेशा प्रैक्टिस में थे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने आगे परफॉर्मेंस दी, तो दिखा कि मोहम्मद नवाज ने वो सारा टाइम बैठ के नहीं गुजारा, या वो सारा टाइम उन्होंने सिर्फ जिम शिम नहीं करते रहे, वो बॉलिंग भी करते रहे। बैटिंग पे कि वो उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन यह कि बॉलिंग करते रहे और प्रॉपर्ली वो बॉलिंग आपको नजर भी आई है। और उम्मीद है कि एशिया कप में मोहम्मद नवाज एशिया कप में भी उन पर अब इन्हिसार ज्यादा बढ़ गया है, उन पर जो फोकस है ना वो ज्यादा बढ़ गया है। हाँ समी, जब फहीम अशरफ को भी, अगर फहीम अशरफ को भी देखें तो शुरू में तो हम ये बात जरूर करते रहे हैं सारे लोग कि 25 थी उनकी या सारा इस तरह का सिलसिला, पर फहीम अशरफ ने भी PSL के अंदर और फिर आइंदा आने वाली बांग्लादेश वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर भी आपको दिखाया कि फहीम अशरफ हैं वो बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ ही, बट बैटिंग के साथ भी वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए हैं। फहीम ने भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया है और बहुत सारे मैचेस में उन्होंने ये चीज़ शो भी की है। समी, आज की प्लेइंग 11 ओमान के खिलाफ आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, यानी कि जब हम बॉलिंग की स्पेशली जब बात कर रहे हैं तो देखें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आप ये देखें, अभी आप जिस तरह नवीद से हो रही थी कि शाहीन के बाद आपके पास सलमान हैं और फिर आपके पास हसन अली हैं और हारिस रऊफ़ हैं। हारिस का प्रॉब्लम आपको पता है, या तो वो उतनी पेस नहीं जनरेट करते, क्योंकि देखिए इस फॉर्मेट में जब आप उस तरह की पेस जनरेट करते हैं तो फिर आप किसी भी साइड को जो है आप मसाइल का शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेस उधर उस तरह से रह जाती है, फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें आप करते हैं तो आप टेल एंडर से भी छिके खा रहे होते हैं, और आपने देखा है कि हारिस का ये प्रॉब्लम रहा है। तो मेरे ख्याल में इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जाते हैं तो आप छोटी टीमों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना है, इधर से सुफियान हो, उधर से फिर आपका अबरार हो, तो मेरे ख्याल है कि उनको ये प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा मैं हारिस वाली उस चीज़ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, कि उनके टैलेंट और स्किल। चलिए हारिस पर मैं बैटिंग पर हम अलग से बात करते हैं। अबरार अहमद के भी कुछ स्टैट्स हैं, क्योंकि स्पिनर्स की काफ़ी बात हो रही है, वो भी प्ले करते हैं, उनको भी देखते हैं कि अबरार साहब कितनी अच्छी परफॉर्म करें। अभी तक के 2025 में अबरार अहमद ने 9 मैचेस खेले हैं और उसमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो उन्होंने 31 ओवर्स करवाए हैं और इन ओवर्स में 226 रन दिए हैं, 14 उनकी विकेटें हैं, एवरेज इनकी 16 की है। तो ये अबरार अहमद की भी परफॉर्मेंस है, 7.25 की उनकी इकोनॉमी है। हारिस पर भी बात हो रही है कि हारिस अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो क्या उनको रखा जाएगा प्लेइंग 11 में, या उनके कोई मुतबादिल है, क्या हो सकता है इस हवाले से। ये 19 मैचेस हैं, ये मजमूई तौर पर 2025 की अगर बात करें तो उसके हैं, जिसमें 298 रन हैं, 17 की उनकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका 141 का स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, लेकिन रन्स बहुत कम है, एवरेज बहुत कम है। लेकिन समी, ये सवाल ये है कि क्या खाली सिर्फ स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर आप किसी को मुसलसल टीम का हिस्सा बना सकते हैं? नहीं, आप स्ट्राइक रेट अगर आपका बेहतर और एवरेज ना हो तो वही होता है जो हारिस के साथ हो रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसके टैलेंट और स्किल के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक आपने एक सिचुएशन ऐसी बनी, आपने रिजवान का बैकअप बनाना था, उसको लेके आना था, जब आपने वो किया तो अचानक हारिस को ऐसे कुछ हो जाता है। आप देखें एक अजीब सी वो गली मोहल्ले वाली क्लब लेवल की शॉट खेल लेते हैं और वो फिर उनकी मैच्योरिटी शो करती है कि यार वो कितना स्ट्रांग है यहाँ से दिमाग से, और कितना वो सोचता है। शायद उनको कोई बताने वाले नहीं है, या अगर बता रहे हैं तो वो उसको पिक नहीं कर पा रहे। अभी आपकी मजबूरी है तो आप उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें। सर नवीद ने कहा ऊपर तो आपके पास जगह नहीं है, आप उनको नीचे कर दें और आप थोड़ा सा उनको बताएं, समझाएं कि ये गली मोहल्ले से बात आगे निकल चुकी हुई है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी चेंज की। हसन नवाज आपको पता है वो भी तो ओपनिंग ही करते थे, लेकिन हसन नवाज को भी आपको पता है उसका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया, लेकिन उस लड़के ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल प्लेयर के लिए T20 फॉर्मेट में अब ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए
कि भाई मेरा नंबर ये है तो मैं तो इसी पर ही खेलता हूँ। 20 ओवर की गेम है, आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए अब तैयार होना चाहिए। बाज़ खिलाड़ियों में ये सलाहियत, ये स्किल मौजूद होती है कि वो अपने आप को टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट नंबर पे एडजस्ट करते हैं। आप अपने कप्तान को देख लें, उन्होंने भी आपको एडजस्ट किया है। हसन यह हमारा इस्लामाबाद का बच्चा है और शुरू से हम उसको देखते हैं, ऊपर खेलता आता है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत उसने बहुत की है, तो उसने ये उसकी कामयाबी है, वो उसने अपने आप को एडजस्ट किया और हारिस नहीं कर पा रहा। यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर हारिस के साथ बात होनी चाहिए कि देखें जब वो इस तरह की शॉट खेल लेते हैं, बल्ला उनका उधर होता है, मुंह उनका उधर होता है, उनको पता नहीं होता दूसरी बॉल होती है, तो वो थोड़ा सा आपका ये मैच्योरिटी का वो है। हसन में भी एट टाइम्स आपको आता है। आप उसी ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में देखें, आपने एक छिक्का लिया, अगली बॉल पे आप फिर मारने गए, वो नहीं लगा, अगली बॉल पे फिर मारने गए। तो ये थोड़ा सा इस चीज में भी है, एज का भी फैक्टर होता है। तो हारिस अभी आपकी मजबूरी है, लेकिन जो आपका सवाल था कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल में उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। आपने अपनी बेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है, यानी कि हारिस रऊफ नहीं होने चाहिए आज, मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। नई जगह बन रही ना उनकी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान आज खेल रहा है ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच, यानी कि एशिया कप 2025 का पहला मैच है। इस पर बात करें, स्टे विद अस।